राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव कुशल तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव कुशल तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद अरे बटन दबाओ शान से साइकिल के निशान पे, बटन दबाओ शान से साइकिल के निशान पे और जीत रहा है जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीत रहा है जीतेगा साइकिल साइकिल निशान जीतेगा जीत रहा है जीतेगा साइकिल निशान जीतेगा क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में और जीत रहा है जीतेगा साइकिल निशान जीतेगा जीत रहा है जीतेगा साइकिल निशान जीतेगा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश समाजवादी यादव पार्टी कुशल तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बटन दबाओ शान से साइकिल के निशान पे बटन दबाओ शान से साइकिल के निशान पे और जीत रहा है जीतेगा साइकिल निशान जीतेगा और जीत रहा है जीतेगा साइकिल निशान जीतेगा और बटन हमारा कहाँ दबेगा साइकिल के निशान पे बटन हमारा कहाँ दबेगा साइकिल के निशान पे अखिलेश यादव आए हैं नई रोशनी लाए हैं समाजवादी अखिलेश पार्टी यादव आए हैं जिंदाबाद, नई रोशनी लाए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व स्पीकर, इटवा से विधायक, बहुत ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माता प्रसाद पांडे जी से गुजारिश करूंगा कि आए और आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। लोगों, हमारे बीच में आए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन के नेतागण, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, यहाँ बहुत दिनों से, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं और ये उद्योग विहीन पिछड़ा जिला रहा है। जब जब चुनाव होता है, नए नारे देकर इसे उद्योग शून्यता से दूर ले जाने की बात होती है, लेकिन आज तक भी यहाँ किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगा, जबकि लगातार ये लोग 20 वर्षों से यहाँ सांसद हैं। अब की बार आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस परंपरा को बदलिए और नई विधा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय कुशल तिवारी जी को साइकिल की बटन दबाकर भारी मतों से जिताइए। आप जानते हैं, जब जब माननीय अखिलेश जी की सरकार होती है, सिद्धार्थनगर के विकास का रास्ता खुल जाता है। चाहे यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे नदियों के पुल बनाने हो, चाहे किसी तरह का बात हो, लेकिन ये लोग जब आते हैं सारे विकास अपने आप रुक जाते हैं। हमारे स्वर्गीय नेता माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने यहाँ पिछड़े क्षेत्र में सारे नदियों पर पुल बनाकर, सड़क बनाकर यातायात की सुविधा हमें दी थी। आज वो सब टूट गई हैं और ये लोग यहाँ केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए उम्मीदवार बन करके जीत जाते हैं, हमारे दुख दर्द में शरीक नहीं होते हैं। मैं ज्यादा ना बोलकर, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूं, जो जोश खरोश आपके क्षेत्र में है उसे 25 तारीख तक तो बरकरार रखिएगा। अपने एक एक वोट को किसी भी तरह से बैलेट पेपर के उसमें बटन दबाकर डालिएगा। ये सही है कि प्रशासन के तरफ से जगह जगह बाधाएं खड़ी होंगी, लेकिन उससे डरिएगा नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो आपका जो उद्देश्य है वो फेल हो जाएगा। बिना भय के आप लोग समाजवादी पार्टी का जो चुनाव निशान है साइकिल
उसकी बटन दबाइए। मैं अपने तरफ से, इस जिले के तरफ से, अपने क्षेत्र के तरफ से अपने आदरणीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, रात दिन एक किए हुए हैं, मैं ऐसे जिला अध्यक्ष श्री लालजी यादव जी से गुजारिश करूंगा कि आएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज सिद्धार्थनगर जन की धरती पर हम लोगों के महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी नेता और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बरेली से आए हम लोगों के महबूब विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय अतुल रहमान साहब, आज सिद्धार्थनगर जनपद पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथियों अपील करता हूं कि माननीय अध्यक्ष की इच्छा है कि सिद्धार्थनगर जनपद भारी मोहब्बत से हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। इसी अपील के साथ अपनी बात खत्म करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ, सादर निवेदन है कि राम सेवक लोधी अध्यक्ष युवजन सभा सिद्धार्थनगर के अथक प्रयास से हमारे साथ मंच पर मुनराम लोधी और क्या नाम उनका, अरविंद कुमार लोधी जो बार एसोसिएशन के सिद्धार्थनगर जनपद के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ 500 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी शामिल हो रहे हैं। मैं आपकी तरफ से उन सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से आप समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आपका सम्मान समाजवादी पार्टी में सुरक्षित रहेगा। आज सबसे खुशी की बात है 2022 का बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके आदरणीय आर.एस. पांडे अपने साथियों के साथ, बी.एन. त्रिपाठी जो नगर पालिका का चुनाव लड़े बसपा से, तमाम सैकड़ों साथियों के साथ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी छोड़कर शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि माननीय आर.एस. पांडे कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करें और मैं सभी आए हुए नौजवान साथियों, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं समर्थकों का आपकी इस मंच से शामिल कर रहे हैं और डॉक्टर जुबेर बहुजन समाज पार्टी इटवा के हैं, छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका भी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि उनका भी विश्वास समाजवादी पार्टी में है, वो हम लोगों की तरफ से उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। और कोई है? अब मैं जो लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, श्री आर.एस. पांडे जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी रहे 2022 में, और इनके साथ में तमाम साथी सर्वेश्वर त्रिपाठी जी जो प्रत्याशी ये भी रहे हैं, डॉक्टर बी.एन. त्रिपाठी, दिनेश प्रसाद त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, कृष्ण गोपाल मिश्रा जी और तमाम लोग इनके साथ आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आए हुए सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों का हम तहे दिल से पार्टी की तरफ से इनका आभार और शुक्रिया अदा करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अब मैं आप सबके चहेते और डुमरियागंज लोकसभा चुनावों के लोकसभा के बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी मैं
कुशल तिवारी जी से गुजारिश करूंगा कि आएं और अपने विचार रखें। माननीय कुशल तिवारी जी, पूर्व सांसद जी। उनको बुलाने से पहले इटवा से डॉक्टर जुबैर अहमद साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रहे नगर पंचायत अध्यक्ष के, मैं इनसे ये आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सब लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अब मैं शोहरतगढ़ विधानसभा के राघवेंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधानसभा प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शोहरतगढ़, अपने तमाम साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में। और ये उसका के प्रधान हैं उमेश पांडे जी प्रधान जी, लवकुश राजभर प्रधान जी, राम केवल शर्मा जी प्रधान जी, ये भी सब लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं अब आपके हमारे सबके लोकप्रिय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुशल तिवारी जी से गुजारिश करूंगा। अमित निषाद इधर आ जाएं, जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं मंच पर आ जाएं। अब मैं हमारे और आपके बहुत ही शानदार प्रत्याशी, और मैं यहां पर लगभग 7-8 दिन से घूम रहा हूं, सब लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपने प्रत्याशी चयन में जो जिस तरह से प्रत्याशी को चयन किया है, आप सब लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं कुशल तिवारी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपके बीच में अपनी बात रखें। आज यहाँ पर देखिए, हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है क्या हमारे बीच में हम दे रहे हैं अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, जिनकी बात सुनने के लिए हम आपके बीच में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, इस जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय लालजी यादव जी, अरे थोड़ा सा सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हमारी डुमरियागंज की विधायिका सईदा खातून जी, और मंच पर मौजूद यहाँ हमारे बड़े भाई गणेश शंकर पांडे जी, विनय शंकर पांडे जी, विनय शंकर तिवारी जी, पप्पू चौधरी जी, पूर्व विधायक, यहाँ पर मौजूद हमारे भाई पूर्व सांसद आलोक तिवारी जी, पूर्व विधायक विजय पासवान जी, और यहाँ पर मौजूद, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है, मैं सबका एक साथ स्वागत करते हैं। मोनू चतुर्वेदी जी, हमारी नाम नहीं लेंगे तो चमन आरा जी हमसे नाराज हो जाएंगे। हमारे बर्डपुर के अध्यक्ष प्रधान जी, यहाँ पर हमारे पूर्व सांसद आदरणीय मुकीम साहब, यहाँ पर मौजूद हम सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हुए आज देखिए, ये चुनाव का समय है
ये चुनाव और चुनाव से थोड़ा सा अलग है। अरे थोड़ा सा भाई जोश में होश भी जरूरी होता है। और आज ये चुनाव और चुनाव से देखिए, अब तक आप लोग वोट डालते थे सांसद चुनने के लिए, अब ये वोट जो पड़ने जा रहा है संविधान की रक्षा के लिए। आज हमारा आइन, हमारा संविधान खतरे में है भाइयों। आपकी धरती इस बात का गवाह है। मैं माननीय अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि यहां पर बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या है, जो हमारी यहाँ की, अगर ये बाढ़ और बीमारी, जब बाढ़ आती है तो राप्ती नदी से ये हमारा पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। और बाढ़ के बाद अब मैं आपसे आप ही की बात कर रहा हूं भाई, वकालत कर रहा हूं आपकी कि भाई ये जिले की बात कर रहा हूं, इस जनपद की बात कर रहा हूं। जनपद के विकास की बात है कि बाढ़ से की हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और बाढ़ के बाद जब पानी जम जाता है तो तमाम सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यहां पर मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे बताना चाहता हूं कि इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौतें अगर कहीं हुई हैं तो हमारे इस सिद्धार्थनगर जनपद में हुई हैं। और यहां पर तमाम ऐसी चीजें हैं, बेरोजगारी की लड़ने के लिए आए हैं। आपके मान सम्मान के साथ कतई किसी कीमत पर कोई समझौता हम नहीं करने जा रहे हैं। आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी और यहां से बेईमानों का खात्मा किया जाएगा। आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। आपका इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होना, हम लोगों को आशीर्वाद देना और हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का हौसला बढ़ाना, ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष हमें करना पड़ेगा, हर लड़ाई आपका भाई, आपका बेटा बन करके करने का मेरा प्रयास होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं हमारे और आपके दलितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों के नेता और इस देश का भविष्य आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर विधानसभा में कई बार रहे विधानसभा के अध्यक्ष, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव जी, हमारे साथ जिनके लिए हम आप सब लोग इस मैदान में समर्थन देने आए हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी जी उर्फ कुशल तिवारी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की विधायिका सईदा खातून जी, पूर्व राज्यसभा में सांसद रहे आलोक तिवारी जी, पूर्व विधायक अनिल सिंह जी, विजय पासवान जी, काजी शहजा पप्पू चौधरी जी, चेयरमैन चमन आरा जी, पूर्व सांसद मुकीम चौधरी साहब, अरशद खुर्शीद जी, उग्रसेन सिंह जी, कमरुज्जमान साहब, इमरान लतीफ साहब, जलाल अहमद जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी संचालन कर रहे अताउर रहमान साहब और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उपस्थित आप सबका जो इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां पंडाल में हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है और बड़ी संख्या में लोग बिना परवाह किए हुए धूप की थोड़ा बहुत अपना गमछे का सहारा लेकर के बड़ी संख्या में हमें चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां लोग हमें देख भी नहीं पा रहे वहां भी लोग खड़े हैं। दूर पानी की टंकी में पूरी टंकी ऊपर तक पानी है नहीं है, लेकिन लोग उस पर बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। उधर पीछे हेलीकॉप्टर तक या पीछे जहां तक मैदान है, ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। पूरी जनता दिखाई दे रही है समर्थन देती हुई। और इस बार तो अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में
जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी, इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को, कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय दोगुनी सरकार में नहीं हुई। और जिस तरीके से लागत बढ़ाई है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई, डीजल बढ़ाया, खाद, डीएपी, बिजली का बिल सब महंगा कर दिया। जहां किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, वहीं किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज लगातार बढ़ा है किसान पर, गरीब पर। और जिस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया, किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए, न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज, वो नहीं माफ हुआ। हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग रही है कि किसानों की फसल के लिए एमएसपी दी जाए, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले,
हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि एमएसपी के लिए भी उनको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं यहां के मौजूद नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई उस सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने जो भी परीक्षा क्या पेपर होना था समय पर, न समय पे कराया इन्होंने। और जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा कोचिंग करने के बाद, तैयारी के बाद परीक्षा देने गया तो बाद में उसको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबका पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षा हुई और सबके पेपर लीक हो गए। हाल ही में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, याद होगा आपको, 2 दिन परीक्षाएं कराई। हमारे नौजवान तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, जितनी कोचिंग के लिए खर्चा होना था कोचिंग के लिए खर्चा किया, और उन्हें लगा कि कम से कम अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके जब घर आए तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी हैं, सब पेपर लीक हुए। अभी तक 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी थी। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के मां बाप को केवल हम जोड़ दें, अगर एक परिवार के 3 लोग भी अगर सरकार से नाराज हैं, तो बताओ 60 लाख बच्चों का पेपर लीक से भविष्य अंधकार में डाला तो कुल मिलाकर के कितने हो गए लोग? अगर 60 लाख का गुणा 3 में कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है इनका। बताओ किसी को नौकरी दी हो इन्होंने तो बताओ हमें आप। और जो लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन होते थे निवेश को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को बुलाया इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आए, लेकिन बताओ सिद्धार्थनगर में कोई निवेश आया हो तो बता दो। जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं जो गिनती करते थे इतने लाख करोड़, बताओ कोई निवेश आया हो तो बता दो। न नौकरी दी, न रोजगार का इंतजाम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, 1/3 जीवन। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक करवाए हैं। जो लोग समय समय पे बुलडोजर लेके चल देते हैं, जो जब चाहते हैं तब बुलडोजर में चाबी लगा के चालू कर लेते हैं, बताओ एक भी पेपर लीक वाले पे बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इनके भाषणों में पेपर लीक के बारे में अगर कोई एक बात कह रहे हो तो बताइए आप। कोई भी सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा। केवल नौकरी रोजगार नहीं छीने आपसे। याद कीजिए हमारे नौजवान सड़कों पर दौड़ करके मैदानों में तैयारी करते थे कि फौज में भर्ती हो जाएगी उनकी। ये जो फौज की भर्ती न केवल कम करना शुरू कर दिया इन्होंने, बल्कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए जिसमें केवल 4 साल की नौकरी मिलेगी। वो भी आधी अधूरी नौकरी है, पूरी नौकरी नहीं है। अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं,
30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और साथ ही साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते समाजवादी लोग। मैं देखता हूं कि कई बार हमारे, हालांकि खाकी वर्दी पहनने वाले हमारी मदद बहुत करते हैं कई बार, लेकिन मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। तो कभी कभी प्रेस के साथ ही हम लोग सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो हम उनसे पूछते हैं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलगाड़ियां बिक जाएंगी, रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता है कि जीएसटी लागू कर करके हर चीज सरकार महंगी कर देगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग बोरी से खाद चोरी कर लेंगे? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि आधी रात बीजेपी वाले नोटबंदी करा देंगे? जब ये नहीं पता था तो याद रखना, वो ऐसे ही नारा नहीं दे रहे हैं 400 पार। वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 400 पार। लेकिन इस बार जनता इन्हें हराएगी, हार के जाएंगी ये 400 सीटें। ये बाद में समझ में आया, ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। ये 400 पार आप नहीं समझे क्यों बोल रहे थे 400 पार? ये कह रहे थे कि 400 पार सीटें जीतेंगे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो बताओ 400 पार कितनी सीटें बची? 143 सीटें हैं। ये 400 पार 143 सीट की बात कर रहे थे, 143 सीटों की, 400 सीटों की बात नहीं कर रहे थे। और याद रखना, इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, क्योंकि तभी तो बोल रहे हैं 400 पार। तो 400 पार तो केवल 143 सीटें हैं। और याद है आपको, जब पिछला चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? जब राशन दे रहे थे गरीबों को तो राशन में बहुत सा चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और आज क्या दे रहे हैं राशन में? मात्रा भी कम कर दी। जैसे बोरी से चोरी की, वैसे ही राशन में भी चोरी हो गई। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे। जो राशन है उसकी मात्रा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मात्रा है उसमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसकी गुणवत्ता भी खराब है। तो जहां राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, और वहीं आपने देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। वो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है बल्कि कई बार वो पौष्टिक भी है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में 4 जून के बाद सरकार बनेगी तो राशन को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, गुणवत्ता भी ठीक करेंगे, लेकिन पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा।
पैकेट का आटा आपके स्वास्थ्य के लिए, पौष्टिक आटा आपके स्वास्थ्य के लिए, और डाटा आपको जानकारी हासिल हो जाए इसके लिए। आजकल डाटा हर एक को चाहिए, बिना डाटा के कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमें याद है जिस समय कोरोना और कोविड, वहां सरकार की तो नाकामी थी, लेकिन जिनके पास सुविधा थी, साधन था, जिनके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था और जिन पे पर्याप्त डाटा था, उनके परिवार के बच्चों का 1 साल 2 साल नहीं खराब हुआ। लेकिन गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के 1-1 साल 2-2 साल खराब हो गया। और उस समय हमारे गरीबों पे इंतजाम नहीं था। इसलिए जरूरी है, जब इन कंपनियों ने मोबाइल बाजार में लाए तो डाटा फ्री दे रहे थे। जब सबके पास मोबाइल हो गया, सब चलाने लगे, तो डाटा का भी पैसा लेने लगे। इसलिए पैकेट के आटा के साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। हमारे तमाम समाजवादियों को याद होगा कि जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, और जिन बच्चों के पास होगा वो आज भी चल रहा होगा, उसी की नकल कर ली। अगर हम लोगों ने उसमें फोटो लगाई तो लखनऊ वालों ने भी अपनी फोटो लगवा दी उसमें। लेकिन हम लोगों ने इतना बड़ा दिया था, उन्होंने साइज क्या कर दिया, और इतना रद्दी दिया है कि उंगली चलाते रहो, वो चलता ही नहीं है। बताओ गड़बड़ किया कि नहीं किया गड़बड़ उन्होंने? इसलिए हम आपसे इस चुनाव में आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं, सहयोग और मदद मांगने आए हैं। अभी तक के जो 4 चरणों का चुनाव और जो आज वोट पड़ रहा है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हालत खराब हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके जो पंडाल लग रहे हैं, पता कर लेना बीजेपी वालों के पंडाल, वहां कोई उन्हें सुनने भी नहीं जा रहा, और देखने भी नहीं जा रहा उनको, न सुनने जा रहा उनका कोई, उनको सुनने कोई नहीं जा रहा है। और 5वां चरण का वोट पड़ रहा है, इसमें बीजेपी के लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। इस बार तो माहौल आपको पता लग रहा होगा कैसा माहौल है। बताओ इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? और जब आज सभा हुई तो मौसम भी बदल गया आपकी वजह से। आज बताओ बदलाव लाओगे कि नहीं बदलाव लाओगे? इन्होंने 10 साल में बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल जरूरत का सामान तो महंगाई हुआ ही हुआ है। ये नौजवान जानते होंगे, आज से 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? कितने रुपए की आती थी? और आज कितने की आ रही है? 1 लाख से ऊपर आ रही कि नहीं आ रही? और बाजार में पता कर लेना, बताइए बुखार, पेट दर्द, किसी की भी दवा लेने जाओगे, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले डॉक्टर जो दवा देते थे 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल से ही बुखार उतर जाता था। पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ आज कितने पैरासिटामोल की दे रहे हैं गोली? 650 की। तब भी बताओ बुखार उतरेगा नहीं उतरेगा पता ही नहीं है। बताओ महंगाई बढ़ गई दवाइयों की कि नहीं बढ़ी? और आपको मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, ये महंगाई और मुनाफों को लेकर के बीजेपी काम कर रही है। याद होगा पार्ले जी बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले, और अब कितना बड़ा हो गया?
कितने बिस्किट का पैकेट है? अब ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा अब आने वाले। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा वसूला कि नहीं वसूला? कोई कंपनी नहीं छोड़ी इससे पैसा ना लिया हो बीजेपी वालों ने। सब बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़ लिया, किसी से 600 करोड़ लिया, किसी से 500 करोड़ लिया। और ये जो वैक्सीन लगवाते फिर रहे थे हमें और आपको, बताओ वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूला कि नहीं वसूला? कितना पैसा वसूला उन्होंने वैक्सीन वालों से? और अब वैक्सीन कंपनी बोल रही है कि जिनको हमने वैक्सीन लगवा दी है, जो बाजार में वैक्सीन है, अब हम वो वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी, ये बता दो हमें। कोई वापस कर सकता है? हम तो बच गए, हमने तो नहीं लगवाई। ये हमारे पुलिस वाले, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी गई। और आज भी अखबार पढ़ लो, आज भी अखबार में निकला है कि 2 कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो गया वैक्सीन की वजह से। और अंग्रेजी अखबार आपने नहीं देखा होगा, आज बड़े अखबार में निकला है कि किस तरीके से बीमारी फैल रही है या लोगों को परेशानी पैदा हो रही है। ये बीजेपी वाले हमारी आपकी जान के भी पीछे पड़े और संविधान के भी पीछे पड़े हैं। बताओ, पड़े हैं हमारी जान और आपकी जान के पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? और कई जगह हमें देखने को मिल रहा है कि एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया, वो भी अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए बीजेपी से। इसलिए अपने बहुजन समाज के लोग सावधान हैं कि नहीं हैं? आप लोग भी सावधान रहिए और अपने बहुजन समाज के बहुत सारे अपने समर्थक हैं, हम उन्हें भी सावधान करने आए हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो ये संविधान बदलने का काम करेगी, और अगर संविधान बदलेगा तो हमारे आपके अधिकार छिन जाएंगे। जो कुछ हमें और आपको सम्मान मिलता है वो भी छीन लेंगे लोग, जो हमारा वोट डालने का अधिकार है वो भी छीन लेंगे। याद रखना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में जहां हम अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वोट डालने जा रहे हैं, वहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का काम करना। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। हमें याद है जब समाजवादियों की सरकार थी तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से लेकर के एम्बुलेंस की सुविधा भी दी थी। वो एम्बुलेंस की सुविधा इस तरह की थी कि गांव में अगर कोई परेशानी तकलीफ में रहता था तो फोन करने पर एम्बुलेंस उसकी मदद करने के लिए पहुंचती थी। और अब एम्बुलेंस भी खराब कर दी इन्होंने। एम्बुलेंस तो की खराब, साथ ही साथ पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम दिया था गाड़ियों का 100 नंबर। ये हम लोग अमेरिका गए थे, ये दिल्ली वाले जो लगातार कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये जो दिल्ली वाले हैं क्यूटो के प्रधान सांसद, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं। ये जो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम है ये हम लोग अमेरिका के से सीख करके आए थे। यहाँ के वरिष्ठ आईएएस आईपीएसओ को भेजा था वहां पर, और एक प्रोफेसर वेंकट हैं, बहुत जानकार हैं, जिन्होंने एम्बुलेंस को इस तरह की व्यवस्था दी थी। उन्हें भेज करके हम लोगों ने डायल 100 की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की थी। और वो डायल 100 व्यवस्था ये थी कि अगर आप कहीं पर भी हैं और कहीं तकलीफ और परेशानी में हैं तो फोन करने पे 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंचना चाहिए, ये व्यवस्था थी। लेकिन हमारे लखनऊ वाले उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने उस 100 नंबर को 112 कर दिया, और हमारे खाकी पहनने वाले भाइयों को लगा कि रेट जब उधर बढ़ गया तो रेट यहां भी बढ़ा देना चाहिए।
और इधर अगर आप फोन करते होगे तो दोनों पक्षों से वसूल लेते हैं पैसा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग। हम आपको ये भी भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, ये समय समय पर बाढ़ की वजह से और सीमा के बिल्कुल करीब में होने की वजह से आपके नदियां नालों से बहुत ही क्षति होती है। जहां आपकी खेती बर्बाद होती है, वहीं जीवन को भी खतरा पैदा हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। इतने वर्षों में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए जो भी हमें बड़ा सा बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा, हम लोग बाढ़ को नियंत्रण कर करके आपके खेती और आपके जीवन को बचाने का काम करेंगे। और वहीं मुझे याद है जब मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सड़क बनाई थी, जिस समय आगरा लखनऊ की सड़क बनाई थी और लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए एक बड़ी सड़क बनाने का फैसला लिया था। जब 2017 का चुनाव से पहले हम लोगों ने यह भी तय किया था कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना पड़ेगा, और उसमें सिद्धार्थनगर को झांसी से जोड़ने का हमने फैसला लिया था। वो काम इन्होंने नहीं किया, उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। जो हमारा फैसला था समाजवादियों का कि सिद्धार्थनगर से झांसी जोड़ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जो हर काम उल्टा करते हैं, उन्होंने सिद्धार्थनगर को न जोड़ करके सड़क को ऐसे घुमा दिया, जिसकी वजह से सिद्धार्थनगर नहीं जुड़ पाया। हम अपने सिद्धार्थनगर के लोग कह के जा रहे हैं, जब भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे, आपको सिद्धार्थनगर से सीधा लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे देने का काम करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे इसलिए देना जरूरी है, जब कोरोना और कोविड के समय पर आपके घर परिवार के लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, जो महाराष्ट्र के लोग हैं दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन जो गुजरात में या उस तरफ काम करने निकल गए थे, वो सब के सब झांसी से लेकर के और आपके बीच में लौटे थे। हम ये भी जानते हैं कि बहुत रोजगार और नौकरी की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को दिलाने के लिए और आरक्षण को सही लागू कर करके अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरियों में जोड़ने का काम करेंगे। और वहीं रोजगार के लिए अगर हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहां 80% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो, उसके लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इन लोगों ने तो 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया नौजवानों का, लेकिन हम लोग अपने नौजवानों का भविष्य और नौजवानों के हाथ में कैसे सम्मान का रोजगार मिले, उस दिशा में फैसला लेंगे, जिससे हमारा नौजवान भी सम्मान का जीवन जी सके। इसलिए मदद करिए हमारी, आप सब लोग मदद करोगे, सब लोग। जहां पुलिस भर्ती होगी, फौज की भर्ती भी बढ़ाएंगे और अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए इस चुनाव में मदद करो हम लोगों की। ये मैंने सुना है बीजेपी वाले कुछ पर्चा छपा करके हेरा फेरी करना चाहते हैं। कहीं हेरा फेरी से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अभी देखने को मिल रहा है कि हमारे समाजवादियों को इंडिया गठबंधन के वोट को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, सिद्धार्थनगर वालों, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? ये लोग तो बाढ़ में भी काम चला लेते हैं, तो अगर कोई रोके तो रास्ता निकाल लोगे? कैसे पहुंचोगे बूथ पर? सब लोग पहुंच जाओगे? इस चुनाव में तो हम भी लड़े थे, हम भी जीत गए हैं। रिजल्ट तो तब आएगा बाद में, लेकिन जनता ने हमें जिता दिया बहुत अच्छे वोटों से। बताओ, यहां भी जिताओगे समाजवादियों को? साइकिल तो नहीं भूल जाओगे? और इसलिए मत भूलना
ये संविधान बचाने का चुनाव है, इसलिए भूल तो नहीं जाओगे आप लोग। इन्होंने गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला इन्होंने। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला इन्होंने? इन दोनों में कंपटीशन है कि लखनऊ वाला बड़ा झूठ बोले कि दिल्ली वाला बड़ा झूठ बोले। बताइए मुकाबला है कि नहीं है? इसलिए सब लोग मदद करना मिलकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। न केवल यहां से मैं देख रहा हूं जीत होगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से आप जिताने जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जो अखिलेश यादव जिंदाबाद। जो साथी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और हमें उम्मीद है वो और उनके तमाम साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को साइकिल चुनाव चिन्ह पे सबसे ज्यादा वोट देकर के जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर हिस्से, सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिरना आओ, नहीं तो वापस फिरना आओ, नहीं तो वापस फिरना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर आए दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम करी। संतोष गाना बंद करो। अखिलेश यादव सहमी सी हर लड़की नारी, बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा, जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा,